हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 8 ग्रेविटेशन। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा और आज के इस लेक्चर में हम पूरे सिलेबस को जो ग्रेविटेशन के जो सिलेबस हैं उस सिलेबस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, छूटे हुए सारे के सारे टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करा देंगे। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। इससे पहले भी हमने कई सारे वीडियोस को अपलोड किया हुआ है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उन वीडियोस को टॉपिक वाइज देखें या कह सकते हो पार्ट वाइज देखें, आपको बड़ा ही क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, दरअसल है क्या कि आजकल का कंडीशन जो है हमारा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, अच्छा नहीं चलने का इन द सेंस कि कह सकते हो, जैसे नहीं कहते हैं गांव में ग्रह नक्षत्र जो है अच्छे नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा ही कंडीशन हमारे साथ भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक एक हादसे होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। और खैर कोई नहीं, भगवान उसे ही संकट भी देते हैं जिनमें सहने की ताकत होती है। अभी आप सभी को पता है कि कुछ ही दिन पहले पिताजी जो है पैरालिसिस अटैक में आ गए थे। अभी वो ठीक ही नहीं हुए, इधर मेरा भी एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो इधर अभी गर्म पट्टी वगैरह तो बधी हुई है। अभी देखिए एक्सरे कराने को सोच रहा हूँ। अभी स्वेलिंग है थोड़ी, अगर कल तक सही हो जाता है तो इट्स गुड, नहीं होगा तो फिर एक्सरे कराना ही पड़ेगा, क्या पता कहीं फ्रैक्चर ना हो। तो आइए देखते हैं, देर ना करते हुए। मैंने सोचा कि आपकी पढ़ाई जो है डिस्टर्ब ना हो, अगर चल रहा है तो हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि हम भी इस यूट्यूब की दुनिया में बिल्कुल नए हैं और आप सभी के सपोर्ट से धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक तो है हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और दूसरा है पोलर सैटेलाइट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। सैटेलाइट जो होंगे वो दो तरह के होते हैं, आपने पढ़ाई है। दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, हमने बताया था। एक जिसको नेचर ने बनाया वो नेचुरल सैटेलाइट होता है, और जिस सैटेलाइट को इंसानों ने बनाया है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। ठीक है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की देखो दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और दूसरी कैटेगरी होती है पोलर सैटेलाइट। ठीक है, तो दोस्तों देखो, जियो स्टेशनरी, इसके नेम से ही कुछ क्लियरिटी हमें दिखाई दे रही है। जियो, जियो का मतलब क्या हो गया? अर्थ। ठीक है, जियो मतलब क्या हो गया? अर्थ। और स्टेशनरी मतलब क्या हो गया? इन रेस्ट। ठीक है, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में जो सैटेलाइट रेस्ट में होती है। ठीक है, जो सैटेलाइट अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होती है उस सैटेलाइट को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है ना, तो जनरली हम कह सकते हैं क्या कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? वह सैटेलाइट जिसे हम लॉन्च कर दें और यदि वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दे तो अर्थ के रिस्पेक्ट में हमेशा वो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, अब देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की खास बात क्या क्या होती है वो चीज़ मैं बताता हूँ आपको। इस नेसेसरी कंडीशंस को बताने से पहले मैं यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि कैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रेस्ट में होती है। ठीक है, सपोज कर लो कि हमने इस पृथ्वी से, ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ से हमने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया और वो सैटेलाइट यहाँ पर आकर ऐसे एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाना शुरू कर दी है अराउंड द अर्थ। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ का ये ऑर्बिट है और सैटेलाइट अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दी है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो अर्थ का रोटेशन है, अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होता है। किधर होता है? वेस्ट टू ईस्ट होता है। तो सेम इसी डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ही ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट भी रिवॉल्व करेगा। ठीक है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो अभी वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा कंटिन्यूसली अराउंड द अर्थ। तो सबसे पहला कंडीशन तो ये हो गया। और सपोज कर लो कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया, हमारे अर्थ पर एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी डिस्टेंस पर है ये सैटेलाइट। ठीक है, हम जानते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ भी रोटेट करते हुए चक्कर लगाती है अराउंड द सन। ठीक है, और यदि अर्थ खुद रोटेट करते हुए चक्कर लगा रही है, मीन्स अर्थ के रोटेशन के साथ साथ जो स्टेशनरी सैटेलाइट है वह भी रिवॉल्व कर रहा होगा। बात समझ गए? यानी कि सिंपली कह सकते हो कि इस सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो ये सैटेलाइट इस अर्थ के रिस्पेक्ट में हर जगह रेस्ट में होगा, क्योंकि जब यह पॉइंट रोटेट करके यहाँ पर पहुँचेगा तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। बात समझे? अगर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगा तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ पर पहुँच जाएगा। बात समझ में आ रहा है?
तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि वह सैटेलाइट जो अर्थ के किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट में हो, उस सैटेलाइट को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, देखो हम जानते हैं कि ये मान लेते हैं हमारी अर्थ है, अर्थ के हम बात करें तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये हो गया साउथ पोल, और हम जानते हैं कि अर्थ कुछ इस तरह से ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करती है ना। तो इसके इस डायरेक्शन में, इस रीजन में, समझ रहे हो ना, इस रीजन में मतलब इक्वेटर के अलॉन्ग कह सकते हो, जो सैटेलाइट रिवॉल्व करती है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है। जो सैटेलाइट अगर ऐसे रिवॉल्व करेगी तो वो होगी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जैसे अगर हम बात करें, सपोज कर लो कि यहाँ पर ऐसे एक बॉल रखी हुई है, ठीक है, और इस बॉल के रिस्पेक्ट में इसके चारों तरफ ऐसे कुछ कर सकते हो कि इसके चारों तरफ ऐसे एक दूसरा जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है, या सैटेलाइट नहीं मतलब एक दूसरा छोटा सा बॉल इसके चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इस वे में अगर रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो वैसा ही कुछ कंडीशन यहाँ पे होता है। जो हमारी अर्थ है, अर्थ के रिस्पेक्ट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कुछ ऐसे इक्वेटर के एलॉन्ग कह सकते हो, इसका रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन से होते हैं कि कब हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलेंगे किसी सैटेलाइट को। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट शुड रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर विद द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो कॉन्सेंट्रिक एक सेंटर पे, ऐसे कह सकते हो कि अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में देखें आप तो ऐसे एक कॉन्सेंट्रिक वे में ऐसे रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ। ठीक है, इसके कोप्लेनर वेक्टर पे सिंपली कह सकते हो, और या तो ऐसे कह सकते हो कि जिस वे में हमारी अर्थ रोटेट कर रही होगी उसी वे में हमारा जो सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वह भी ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा। सेकंड कंडीशन है, इट्स सेंस रोटेशन शुड बी सेम एज दैट ऑफ अर्थ। ये भी बता चुका हूँ कि जो रोटेशन है सैटेलाइट का, रोटेशन नहीं कह सकते आप, रिवॉल्यूशन कह सकते हैं, कि जो सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन है वो अर्थ के रोटेशन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा अर्थ रोटेट कर रही है उसी के रिस्पेक्ट में सैटेलाइट भी रिवॉल्व करना चाहिए। तीसरा देखो क्या है, इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ शुड बी एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये भी बता चुका हूँ कि इसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो सेम होना चाहिए। अच्छा, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सेम होने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम बात करें अर्थ के रोटेशन की, तो जो अर्थ का रोटेशन है वो 24 घंटे में अपने एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो 24 घंटे में रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, यानी कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है यह भी 24 घंटे में अपने एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, अर्थ अपने रोटेशन को 24 घंटे में कंप्लीट कर लेता है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 24 घंटे में अपने रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा कि इट्स सेंस रोटेशन शुड बी सेम एज दैट ऑफ अर्थ, यानी कि जैसे हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रिवॉल्यूशन करती है, तो सेम इसी वे में जो हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वह भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ रिवॉल्व करना चाहिए। और लास्ट कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट शुड बी रिवॉल्व एट ए हाइट नियरली 36,000 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ के सरफेस से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग कह सकते हैं आप कि 36 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो इतने नेसेसरी फैक्टर होते हैं फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, मैं बताऊं आपको कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है उसका मेन वर्क क्या है। अभी आप जानते हैं कि जितने भी आप कम्युनिकेशन सिस्टम में वो कर रहे हैं, या फिर कह सकते हो कि जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम मोबाइल फ़ोन की बात कर लें, सेल फोन जिसको बोलते हो आप, टेलीविज़न की बात कर लो, रेडियो की बात कर लो। ठीक है, ये जितने भी वर्क करते हैं ये सारे के सारे सैटेलाइट के थ्रू ही अटैच होते हैं। ठीक है, जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, वही सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का भी काम करते हैं। बात समझ में आया? सिंपली कह सकते हो कि ब्रॉडकास्टिंग में या टेलीविज़न जो हम देख रहे हैं वही ब्रॉडकास्टिंग होती है, या फिर कह सकते हो रेडियो है, रेडियो हम सुनते हैं, या फिर टेलीफोनी यानी कि हम फ़ोन से बात करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो ये सारे के सारे सिग्नल ट्रांसफ़र करने के काम कौन करते हैं? सैटेलाइट करते हैं। ठीक है, दूसरा देखो वेदर फॉरकास्टिंग। आप जानते हैं कि आजकल हम पहले ही पता कर लेते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है, कल बारिश होने वाली है, 2 दिन बाद धूप तेज़ होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पता कर लेते हैं, साइंटिस्ट हमारे जो भी हैं वो बता देते हैं। तो ऐसा कैसे पता कर लेता हूँ? ऐसा तो कोई ग्रंथ नहीं है कि जिसके हेल्प से वो भविष्यवाणी कर देते हैं। ठीक है,
तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसके लिए वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं वेदर फॉरकास्टिंग के बारे में। बात समझ में आ रहा है कि कैसे वेदर फॉरकास्टिंग होती है, ठीक है। फिर से कह सकते हो सिंपली कि जो कंट्री है, कंट्री अपने सेफ्टी के लिए कह सकते हो कि निगरानी रखने के लिए किसी दूसरे देश पर निगरानी रखती है, वह भी सैटेलाइट के जरिए ही वो किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। समझ गए। तो जो भी चीज़ें लॉन्च किए जाते हैं, लगभग देखेंगे आपकी जो भी टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हुई है या जो सिग्नल के ट्रांसफॉर्मेशन पे जो भी वर्क होते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू होते हैं। इसलिए सैटेलाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पोलर सैटेलाइट, ठीक है। पोलर सैटेलाइट का मतलब जो क्या है कि वह सैटेलाइट जो पोल के एलोंग रिवॉल्यूशन करे। जैसे हम जानते हैं हमारी पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के एलोंग ऐसे पोल हो गया, तो इसके एलोंग ऐसे जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, इस रिवॉल्यूशन को हम बोलेंगे वह सैटेलाइट जो पोल के एलोंग रिवॉल्व कर रही है, उस सैटेलाइट को हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट, ठीक है। नेम में इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी आपने समझ लिया और पोलर सैटेलाइट भी समझ लिया, ठीक है। पोलर सैटेलाइट एक चीज़ समझ लो कि पोलर सैटेलाइट भी वेदर फॉरकास्टिंग में यूज़फुल होता है, ठीक है। वेदर फॉरकास्टिंग में इसको भी यूज किया जाता है। या फिर जो ओजोन लेयर है, जैसे हम जानते हैं कि ओजोन लेयर का परत पतला होता जा रहा है या ओजोन लेयर में छिद्र होता जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ओजोन लेयर के जो वो है सरफेसेस हैं, या सिंपली कह सकते हैं जो इसके डिप्लेशन है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर जो है, उसको सबसे पहले पोलर सैटेलाइट ने बताया था उसके बारे में, ठीक है। और ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी वर्क आपने समझ लिया क्लियरली। तो तब तक आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं हमारे साथ साथ, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इन सारी चीज़ों को, ताकि आप हमारे साथ साथ पढ़ते भी रहें और अपना नोट्स भी प्रिपेयर करते रहें। तो जल्दी से इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। सो गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केपलर्स लॉ, ठीक है। आइए देखते हैं केपलर्स लॉ में केपलर ने क्या क्या चीज़ें बताया था। यही आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इस ग्रेविटेशन चैप्टर का, ठीक है। तो केपलर ने अपने लॉ में सिंपली प्लेनेटरी मोशन के बारे में बताया था कि जो भी प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते हैं, उनका रिवॉल्यूशन किस किस वे में होता है, उनका ऑर्बिट कैसा होता है, उनका स्पीड कैसा होता है, या फिर टाइम पीरियड और मीन रेडियस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इसके बारे में केपलर ने बताया था, ठीक है। तो सबसे पहला लॉ देखते हैं। केपलर के फर्स्ट लॉ को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको ऑर्बिट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है ना, ऑर्बिट लॉ कहते हैं। अच्छा, ऑर्बिट लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि केपलर ने अपने पहले लॉ में ऑर्बिट के बारे में बताया था कि कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, जिसमें दो फोकाई होते हैं और किसी एक फोकस पर जो हमारा सन है वो सेंटर्ड होता है, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि दो फोकाई हो गया, एक ये हो गया जहाँ पे हमारा सन सेंटर्ड है, हम मान लेते हैं सन है, और दूसरा फोकाई यहाँ पे है, फोकस यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो जनरली है क्या, फोकाई का मतलब क्या हुआ कि दो फोकस हैं, एक फोकस आप देख रहे हैं बीचों बीच से ये हाफ डिस्टेंस पे होगा, हाफ डिस्टेंस पे यहाँ पे लगभग होगा जहाँ पे सन हमारा स्थिर है, और दूसरा जो होगा वो भी यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस का जो बीचों बीच होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो देखो केपलर ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या बताया था कि कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी अगर इस सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगी तो इसका जो ट्रैक होगा, जो पाथ होगा, वो एक इलिप्स के जैसा होगा, ठीक है। आपने अभी तक पढ़ा है कि सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, लेकिन ऐसा है नहीं। जनरली कोई भी प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाएगी। तभी तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात, ऐसा होता रहता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये सन के क्लोजर भी जाएगा, सन से दूर भी जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन चलता रहेगा, तो इसीलिए हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने इस लॉ में यह भी बताया था कि किसी भी प्लेनेट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी प्लेनेट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। ये चीज़ इन्होंने अपने फर्स्ट लॉ में बताया था। सेकेंड लॉ में देखो क्या बताया था केपलर ने। सेकेंड लॉ जो केपलर का है, यहाँ पे लिखते हैं केपलर सेकेंड लॉ।
केपलर ने अपने सेकंड लॉ में यही बताया था कि किसी भी प्लेनेट का जो एरियल वेलोसिटी होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। किस चीज़ की बात कर रहे हैं? एरियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। एरियल वेलोसिटी की बात कर रहा है। कहोगे सर एरियल वेलोसिटी क्या होती है? एरियल वेलोसिटी का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज इन एरिया। ओके, द रेट ऑफ चेंज इन एरिया इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। ठीक है, तो एरियल वेलोसिटी क्या है? तो आपने देखा कि एरियल वेलोसिटी का मतलब यह है कि द रेट ऑफ चेंज इन एरिया इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। ठीक है, तो किसी भी प्लेनेट का जो एरियल वेलोसिटी होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अच्छा, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है बच्चों? जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पर मान लेते हैं सन है और पृथ्वी हमारी यहाँ पॉइंट ए पर है और ए से आई बी तक, ए से बी तक आने में टी टाइम लगा। सपोज कर लो यही प्लेनेट सी से आई डी पर और सी से डी पर आने में भी टी टाइम लगा। फिर ये प्लेनेट ई से आई एफ पर और यहाँ पर भी टी टाइम लगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करो, इस प्लेनेट से सन को ज्वाइन कर दो, इससे भी ऐसे सन को ज्वाइन कर दो, यहाँ से सन को ज्वाइन कर दो, इससे मिला दिया, इधर मिला दिया और इधर मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो केपलर ने अपने सेकंड लॉ में क्या कहा था? केपलर ने अपने सेकंड लॉ में कहा था कि कोई भी प्लेनेट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा अराउंड द सन। ठीक है, जैसे हमने इसको ज्वाइन किया तो ये हमारा एक एरिया मिल गया, ये एरिया, फिर इस एरिया की बात कर लो, फिर यहाँ पर देखो ई से एफ आया तो टाइम टी लगा था, तो इस एरिया की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो है क्या कि जो टाइम इंटरवल है, अगर सारे के सारे टाइम इंटरवल एक बराबर होंगे तो सारे के सारे एरिया भी क्या होंगे? एक समान होंगे। ठीक है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी प्लेनेट इक्वल एरिया को स्वीप करता है। इसका सेंस यह हुआ कि किसी भी प्लेनेट का एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, इस चीज़ को देखो हम यहाँ पे डिराइव भी कर देते हैं कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होगी, जरा ध्यान से देखिएगा। इसके लिए दूसरा डायग्राम नहीं बना रहे, चलो यहीं पर इसी डायग्राम से हम समझते हैं इसे। ये जो हमारा डायग्राम पहले से बना हुआ है, आइए इसी से देखते हैं कि कैसे हम एरियल वेलोसिटी को कोरिलेट करते हैं। सपोज कर लो कि यहाँ पर एक प्लेनेट है, ये प्लेनेट आर डिस्टेंस पर है और ये डेल्टा आर कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट करता है। ठीक है ना, डेल्टा आर क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया। तो इस कंडीशन में हम जानते हैं कि ये जो एरिया है, यदि आप एरिया को फाइंड करते हैं, सपोज कर लो कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा ही कम है, तो इस कंडीशन में कह सकते हैं एंगल लगभग 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कह सकते हैं आप बहुत कम है, तो ये जो एरिया होगा एरिया भी कम होगा। ठीक है, यानी सिंपली कह सकते हो कि यहाँ पर जो एरिया मिलेगा डेल्टा ए, इट विल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। क्या करो, दोनों साइड में डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, अनडिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा टी, अनडिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा टी वी गेट। ठीक है, देखो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू आर इंटू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ये आपको मिल जाएगा एरियल वेलोसिटी। ठीक है, ये मिल गया एरियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू आर इंटू और डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी हम जानते हैं वी होता है। ठीक है ना, एक चीज़ और, हम सिंपली क्या करते हैं, यम से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यम से नीचे भी, तो वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, यानी 1/2 इंटू एम ऊपर भी और एम नीचे भी, एम वी आर। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये जो एम वी आर होता है, एम वी आर सिंपली कह सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है ना, एम वी आर क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी कि और आपने पहले लॉ में ही, केपलर के फर्स्ट लॉ में ही पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी प्लेनेट का हमेशा कांस्टेंट होगा। मींस ये टर्म कांस्टेंट है और जो देख लो मास ऑफ द प्लेनेट है वो भी क्या है? कांस्टेंट है। मतलब ये पूरे के पूरे वैल्यू कांस्टेंट हो गए, तो सिंपली कह सकते हो हियर एरियल वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। ओके, क्योंकि मास कांस्टेंट है और ये एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट है, मींस एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे नोट करें, फिर या तो मैं इधर ही साइड में कहीं थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ, इधर ही समझा देता हूँ आपको कि थर्ड लॉ केपलर का क्या कहता है।
केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर ने अपने थर्ड लॉ में बताया है कि कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ यदि चक्कर लगाएगी, सपोज कर लो हमारा सन है, सन के चारों तरफ कोई भी प्लेनेट मान लो चक्कर लगा रही है, तो इस कंडीशन में जो मीन रेडियस का क्यूब है, द क्यूब ऑफ मीन रेडियस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है ना, द क्यूब ऑफ मीन रेडियस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड होता है। ऐसा केपलर ने अपने थर्ड लॉ में बताया था। आपको सर मीन रेडियस क्या होता है, सपोज कर लो कि ये यहाँ से लेके पॉइंट ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस r1 है और ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस r2 है। तो यहाँ पर हियर मीन रेडियस क्या मिल जाएगा आपको, r इज टू मिल जाएगा r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, ये मिल गया आपको मीन रेडियस। ओके, एंड हमें यही चीज़ प्रूव करना है कि r क्यूब विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। कहोगे सर टाइम पीरियड क्या है, एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, और वो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, मीन रेडियस के क्यूब के। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस इक्वेशन को भी हम यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं कि कैसे इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देर ना करते हुए चलिए देखते हैं। एज वी नो दैट, सिंपली लिख सकते हो क्या, एज वी नो दैट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा जी एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और आप जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पर देखो एम से एम हो गया कैंसिल, यहाँ पे मिला कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर। सिंपली एक काम करते हैं, खैर चलो ठीक है ऐसे रहने देते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और आगे बढ़ लो, एंड वी इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई आर बाई टी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी रिवॉल्यूशन करेगा तो उस कंडीशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने, टोटल डिस्टेंस हमने ले लिया 2 पाई आर अपॉन टी, ये मिल गया हमें वेलोसिटी। ठीक है, देखो जनरली मैं एक और बात बताऊं आपको कि इन्होंने कहा तो था कि कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, लेकिन इस चैप्टर में आपने जितने भी डेरिवेशंस किए हैं या जो भी डेरिवेशंस करेंगे वो हर एक डेरिवेशन में आप इसके ऑर्बिट को सर्कुलर ही सपोज करके डिराइव करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका जो इलिप्टिकल पाथ है वो लगभग सर्कल से मिलता जुलता होता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, इसीलिए हम इसको सर्कल ही मान करके चलते हैं जब भी डेरिवेशन करते हैं। तो v का ये वैल्यू होता है, तो v के स्थान पर सिंपल इस वैल्यू को रख दो तो आपको मिल जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, v की जगह पे लिखते हैं 2 पाई आर का होल स्क्वायर है अपॉन आर। ठीक है, और फिर देखो एक आर से एक आर हो गया कैंसिल, और एक मिनट यहाँ पर टाइम पीरियड भी होगा तो अपॉन टाइम पीरियड हमने लिख लिया। ठीक है, एक आर से देखो एक आर इधर कैंसिल हो गया, चाहे यहीं पे हम चाहते तो एक आर से एक आर को कैंसिल कर सकते थे, तो यहाँ पर इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हमें टर्म मिल गया। अब ध्यान से देखना, आपको मिल जाएगा जी एम विल बी इक्वल्स टू, आर को इधर भेज दो तो मिलेगा 2 पाई, 2 या 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर इंटू आर स्क्वायर मिल करके आर क्यूब बन जाएगा अपॉन टाइम पीरियड का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, 4 पाई स्क्वायर को इधर भेज दो दूसरे साइड में, तो आपको मिल जाएगा आर क्यूब अपॉन टाइम पीरियड का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू जी एम बाई 4 पाई स्क्वायर इधर आ गया तो 4 पाई स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि ये इस यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये क्या है मास, ये भी कांस्टेंट होता है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, यानी ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो सिंपली लिख सकते हो क्या, आर क्यूब अपॉन टाइम पीरियड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि सिंपली वी कैन राइट हियर आर क्यूब विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहीं पर देखो मिल जाएगा आपको आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टाइम पीरियड का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि टाइम पीरियड के स्क्वायर के जगह पे हमने, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया, एक प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा लिया और कांस्टेंट टर्म को हमने रिमूव कर दिया है।
ठीक है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। हमने इस डेरिवेशन को भी यहाँ पे कर लिया कि आर क्यूब टाइम पीरियड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लो। तो यकीनन दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आज का हमारा लेक्चर बड़ा ही क्लियर समझ में आया होगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, पोलर सैटेलाइट क्या होता है, या फिर इसके नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन से होते हैं, और साथ ही साथ हमने केपलर्स लॉ को भी यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के जैसे ही आप लोग जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर, वैसे ही हम भी इस यूट्यूब की दुनिया में नए हैं और अभी हमने कदम रखा ही है, और आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से धीरे धीरे करके हम भी आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, और यही आपका प्यार हमारे अंदर एक हौसला भरता है, और आपके लिए एक न्यू कंटेंट मैं लेकर के आता रहता हूँ। सोचो आज के एक्सीडेंट के बावजूद भी आज भी मैं आपके लिए ये लेक्चर प्रोवाइड किया हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।